हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका लर्न विद विजय के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम अंजना रत्नू है और आज हम इंडिया में ट्राइब्स के डेवलपमेंट को लेकर जो अप्रोचेस रही या जो थ्योरीज आई उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में 1940s और 1950s का जो पीरियड रहा उस टाइम पे ट्राइबल स्टडीज की इमरजेंस होती है। लेट ब्रिटिश पीरियड जो रहा उस दौर में ये इमरजेंस होता है ट्राइबल स्टडीज का, जिसमें कि मेन जो कोर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ट्राइब्स की जो सोसाइटी है, जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, ट्राइबल पीपल हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए स्टेट का जो अप्रोच है वो किस तरीके का रहना चाहिए। उस टाइम पे जो रैपिड चेंजेस आ रहे थे या सोसाइटी में जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा था, उसका इंटरेक्शन या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है उन ट्राइबल सोसाइटीज पर, ट्राइबल लोगों पर, उसी को लेकर कुछ थ्योरीज का इमरजेंस होता है। तो ऐसी 3 जो मेन थ्योरीज हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। पहली जो थ्योरी थी वो थी आइसोलेशन की, आइसोलेशन अप्रोच या आइसोलेशन थ्योरी आप कहो, जिसका कि हिंदी में आप देखें तो अलगाववादी अप्रोच है। दूसरी थी वो थी एसिमिलेशन की अप्रोच, आत्मसातीकरण। और तीसरी जो थी वो अप्रोच थी इंटीग्रेशन की, एकीकरण की अप्रोच। सबसे पहली जो अलगाववादी थ्योरी या अलगाववादी अप्रोच की हम बात करें तो वो लेकर आते हैं वेरियर एल्विन। वेरियल वेरियर एल्विन जो हैं वो एक इंग्लिश मैन थे और इंडिया में वो 1927 के आसपास आते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं तब वो खुद मिशनरीज जो थे उनका हिस्सा थे, तो उनका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा या जो फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशंस रही उनकी कि किस तरीके से मिशनरीज जो हैं या इवन जो आउटसाइडर्स हैं जैसे मनी लेंडर्स हैं, वो ट्राइबल सोसाइटीज या ट्राइब जो कम्युनिटीज हैं उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, किस तरीके से उनका हरासमेंट होता है, ये उनका फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन रहा। तो इसलिए उनकी अप्रोच या थ्योरी का जो कोर आइडिया था वो ये था कि ये जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं या जो ट्राइब्स हैं, इनको मेन सोसाइटी से अलग रखा जाए, आइसोलेशन में रखा जाए, तभी इनका डेवलपमेंट होना पॉसिबल है। तो इट वाज मोर लाइक अ नेशनल पार्क, कि एक नेशनल पार्क की तरह एक आइसोलेटेड एरिया में रखा जाए, तभी इनका डेवलपमेंट संभव है। वरना बाहरी जो लोग हैं, जैसे कि उनका जो मेन एक्सपीरियंस था वो मिशनरीज का था या मनी लैंडर्स हैं या जो भी बाहर के लोग आते हैं, जो नॉन ट्राइबल लोग आते हैं, वो हैं उनके लिए बहुत आसान है ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट करना। तो कोर आइडिया रहा प्रोटेक्ट ट्राइब्स फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस और प्रिजर्व देयर कल्चर। तो इसके लिए एक नेशनल पार्क की तरह उनकी सोसाइटी को डेवलप किया जाए और उसी के थ्रू जो डायरेक्ट कंट्रोल है उनकी कल्चर के ऊपर या उन एरियाज के ऊपर, वो सिर्फ ट्राइब्स का होना चाहिए, ट्राइबल लोगों का, ट्राइबल कमिश्नर्स का होना चाहिए, विलेज हेडमैन्स का होना चाहिए। बाहर के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो या स्टेट के द्वारा जो अथॉरिटीज बनाई जा रही हैं, उनका नहीं होना चाहिए। बाहर के लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। नॉन ट्राइबल्स जो आ रहे हैं, उनके लिए लाइसेंसिंग होनी चाहिए कि लाइसेंस जैसी चीजें बनाई जाए, ताकि अगर वो लोग आते भी हैं तो इंटरेक्शन हद में रहकर हो। मिशनरीज अलाउड नहीं होने चाहिए, मिशनरीज के ये बिल्कुल खिलाफ थे। आउटसाइडर्स का जो कांटेक्ट है वो एकदम मिनिमाइज्ड होना चाहिए। इनका मेन एम्फेसिस जो था वो ये था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं उनकी, तो वो इसी तरीके से होना चाहिए जैसे हंटिंग एंड फिशिंग राइट्स होने चाहिए, उनके खुद के लैंड राइट्स होने चाहिए, फॉरेस्ट राइट्स होने चाहिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जब ये बात करते हैं तो उन्हीं की टर्म्स में बात करते हैं। और गोल्स जो रहे उनके ये था कि ट्राइबल्स का जो फ्रीडम है या जो उनका कल्चर है उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। फिर एल्विन का जो इनकी 5 मेन किताबें रही है, जिनमें से एक जो है ये ओरिजिनल्स है 1943 में आती है। इसके अंदर ये ट्राइबल सोसाइटीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला है प्योर ट्राइबल्स, मतलब शुद्ध आदिवासी। इसके अंदर ये वो लोग हैं जिनका कि बाहरी सोसाइटी या मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है उसके साथ में ज़ीरो इंटरेक्शन है। बिल्कुल भी वो उनके साथ में नहीं मिले हैं और उनका जो ट्राइबल आइडेंटिटी है वो एकदम प्योर है। अभी भी बिल्कुल सेम वैसा ही कल्चर है जैसा कि पहले के दौर में हुआ करता था और ज्योग्राफिकली आइसोलेशन प्लेसेस में ये लोग रह रहे हैं। सेकंड जो सेक्शन था
वो था सेमी कॉन्टेक्स्ट ट्राइब्स। तो ये विलेज बेस्ड मतलब ग्राम वाली जो सोसाइटीज हैं वो है, इनका हिंदू सोसाइटीज से थोड़ा बहुत कांटेक्ट है, सेमी कांटेक्ट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनके साथ में रहते हैं, लेकिन सेमी कांटेक्ट है। और जो क्लास 1 वाली जो शुद्ध आदिवासी हैं उनसे कम प्योर हैं। फिर थर्ड वाली जो सोसाइटी है वो है ट्रांजिशनल ट्राइब्स, जो कि सबसे बड़ा ग्रुप था इनका। और उनका ये कहना था कि ये वो हैं जो कि हिंदू सोसाइटी में मिल गए हैं, और इनसे मिलने के बाद में जो ब्रिटिशर्स का जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है या ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनकी वजह से इनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। और ये इन्होंने सबसे बड़ा ग्रुप माना। और इसके अंदर हुआ क्या है, उसके आउटकम्स क्या हुए हैं कि उनके जो लैंड राइट्स हैं वो खो गए हैं। ये मोस्टली बंधुआ मजदूर हैं, बॉन्डेड लेबर्स हैं, प्लांटेशन और माइंस के अंदर ये लोग काम करते हैं। और कई ट्राइबल सोसाइटीज को इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब सोसाइटीज का तबका भी दे दिया है, उनको लेबल कर दिया है एज क्रिमिनल सोसाइटीज। फिर चौथी जो क्लास मानी ट्राइबल एरिस्टोक्रेसी, जो कि कुलीन आदिवासी हैं। ये वो क्लास है जो कि हिंदू सोसाइटी से मिल गई है, और ये वो जंग जीत गई है, जो इंटरेक्शन वाली जो बैटल है वो जीत गई है। जैसे भील, नागा चीफ, गोंड राजा, इन सब का एग्जाम्पल ये लेते हैं। और ये कहते हैं कि ऑल्दो इन्होंने हिंदू फेथ जो है उसको अडॉप्ट कर लिया है, मॉडर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है, इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो गए हैं, लेकिन इनकी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है वो अभी भी इन्होंने अपनी बनाकर रखी है। फिर एल्विन के ये एक तरीके से इन्होंने स्टेजेस डिफाइन करी हैं कि पहले ये स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो इनका ये कहना है कि ये जो स्टेज हैं ये आएंगे ही आएंगे, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो हमने बात करी, कुलीन शुद्ध आदिवासी, और सेकंड जो सेमी कॉन्टेक्ट आदिवासी जो लोग हैं, वो लोग बिना स्टेज 3 में जो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उससे गुजरे डायरेक्ट फोर्थ स्टेज जो है, जहाँ पे वो सोसाइटी से मिल तो गए हैं लेकिन उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है अभी भी रिटेन कर रखी है, उस स्टेज पर ये पहुंचे बिना एक्सप्लॉइट हुए हुए। ये इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था या जो गोल था वो एल्विन का यही था। तो डिग्रेडेशन ऑफ क्लास 3 से बचाया जा सके, और प्रोटेक्टिव, और ये जो है ये ट्रांजिशन ये प्रोटेक्टिव आइसोलेशन में ही हो सकता है, ऐसा एल्विन का अप्रोच था। तो इसके क्रिटिसिज्म भी बड़े हुए कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये जो आइसोलेशन वाली जो हम बात करते हैं ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। टोटल आइसोलेशन जो है वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। और तीसरी जो बात है, जो मेन जो क्रिटिसिज्म ये रहा, वो ये रहा कि उन्होंने टर्म दिया नेशनल पार्क जैसा, कि नेशनल पार्क जैसे एरियाज होने चाहिए जहां पे बाहर वाले लोग अगर आते भी हैं तो फिर लाइसेंसिंग या इस तरीके का होना चाहिए। तो दिस इज मोर लाइक अ म्यूजियमाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी। तो तीसरा जो सबसे मेन इनका क्रिटिसिज्म रहा वो ये रहा कि एक तरीके से आप उस सोसाइटी का म्यूजियमाइजेशन कर रहे हो। तो इनकी हम मेन जो बुक्स हैं अभी हमने देखी, द बाइगा एब ओरिजिनल्स, और उसके अलावा जो इनकी ये दी ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन, ये इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी, ये बड़ी फेमस है। और एक ये है दी मोरिया एंड देयर घोटुल। और फिफ्थ जो बुक है, हालांकि और भी बहुत सारी बुक्स थी लेकिन ये 5 बुक्स बहुत फेमस है। फिफ्थ जो बुक है अ फिलोसफी फॉर नेफा, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये मेन 5 इनकी बुक्स रही हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है एसिमिलेशन अप्रोच, आत्मसातीकरण की अप्रोच है। ये अप्रोच दी जाती है जीएस घुरे के द्वारा। और इनकी एक बुक है 1943 में इनकी पहली बुक आती है, द एब ओरिजिन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर। इसी बुक को बाद में ये सेकंड एडिशन लेकर आते हैं जिसका के नाम है दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1959 में। तो इसके अंदर ये अपना एक कोर आइडिया डिस्कस करते हैं कि ट्राइब्स कौन है। उनका ये कहना है कि ट्राइबल लोग जो है ना, या ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं, वो कुछ हिंदू सोसाइटीज से अलग नहीं है। ये पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटीज ही थे, बस थोड़ा डिग्री इनका अलग है उनका आइडेंटिटी को लेके। और ये लोग पहले मतलब ये एक दौर में कहीं और जाकर रहने लगे, आइसोलेशन में जाकर रहने लगे, पेरिफेरीज में जाकर रहने लगे, हिल एरियाज में जाकर रहने लगे, इसलिए इनका जो इंटरेक्शन है वो हिंदू सोसाइटीज या मेन स्ट्रीम सोसाइटीज या विलेजेस जो हैं उनके साथ में खत्म हो गया।
इसीलिए ये लोग बैकवर्ड हिंदूज हैं, इन्होंने अभी तक वो मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है या अडॉप्ट नहीं किया है। तो इनके जो मेन पर्सपेक्टिव थे वो ये थे कि हिंदुआइजेशन ऑफ ट्राइब्स हो जाना चाहिए। ट्राइब्स जो हैं उनको इन्होंने पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी माना। इन्होंने कहा कि ये हैं तो हिंदूज ही, बस ये थोड़े बैकवर्ड हिंदूज हैं क्योंकि इनका जो इंटरेक्शन रहा सोसाइटी, हमारी मेन सोसाइटी, उसके साथ में नहीं रहा, इसलिए अब ये बैकवर्ड हो गए हैं। तो इन्हें ज़रूरत है कि हम इन्हें हमारी जो मेन सोसाइटी है उसी के अंदर लेकर आएँ और फिर इनका डेवलपमेंट हो कि हमारी सोसाइटी के साथ में ही ये घुल-मिल जाएँ। तो आत्मसात हो जाएँ, आत्मसाती की जो अप्रोच थी उनकी वो यही थी। तो किस तरीके से होगी? तो एम.एन. श्रीनिवास बाद में एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं संस्कृताइज़ेशन का, जिसके अंदर कि ये बोला जाता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स या लोअर कास्ट की जो क्लासेस हैं या जो लोग हैं, वो जब अपर कास्ट के साथ में रहने लगते हैं, तो अपर कास्ट के लोगों के तौर-तरीके या जो उनका कल्चर है या उनका कस्टम है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस बिलीफ को मानने लगते हैं। जैसे कि उनकी आदतें चेंज हो जा मतलब उनके कस्टम्स चेंज हो जाते हैं। जैसे एक श्रीनिवास की ही स्टडी थी मैसूर में कुर्ग के ऊपर, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणाइज़ेशन और बाद में उसको जाके संस्कृताइज़ेशन का बोला। उसमें उन्होंने ये देखा कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं, वो जब ब्राह्मण सोसाइटी के साथ में रह रही थी, तो उन्होंने उनका कल्चर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि नॉन-वेज खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। तो इस यही तरीका घुरे भी लेके आते हैं और ये बोलते हैं कि जब ये मेन सोसाइटी के साथ में, मेन हिंदू सोसाइटी के साथ में जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स या बैकवर्ड हिंदूज़ जो इन्होंने बोला जिन्हें, कि वो लोग जब यहाँ रहने के लिए आएँगे, इनके साथ में रहेंगे, तो डेवलपमेंट इसी तरीके से होगा कि वो उन्हीं के कल्चर को अपने अंदर ले लेते हैं। मतलब इतना घुल-मिल जाते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है, वो छोड़कर और ये वाले जो बिलीफ्स या कस्टम्स है, उनको वो एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो इन्होंने आइसोलेशन का जो थ्योरी था उनका, उसको कंप्लीटली क्रिटिसाइज़ करते हुए वो कहते हैं कि धीरे-धीरे इनकी खुद की आइडेंटिटी जो है वो वीक होती जाएगी और फिर उसके बाद में ये लोग हमारी ही सोसाइटी, जो मेन सोसाइटी है, उसमें मिल जाएँगे और इसी तरीके से इनका डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो ये था आत्मसातीकरण का जो अप्रोच था उनका वो। तो इसका क्रिटिसिज़्म इस बेसिस पे होता है कि एक तरीके से आप ट्राइब्स की आइडेंटिटी जो है उसको कंप्लीटली इरोड कर रहे हो, इरोजन ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी। हिंदू सेंट्रिक उनका बेसिस था, उनका यही मानना था कि ट्राइबल्स को ये बैकवर्ड बता रहे हैं। मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है उसको इम्पोर्टेंट नहीं बता रहे हैं, हिंदू सेंट्रिक है। मतलब उनको लगता है कि यही जो है वो डेवलप्ड है और इसी तरीके से अगर आप चलते हो तो वो डेवलपमेंट तक आप पहुँचते हो। और जो एसिमिलेशन है या आत्मसात है, उसी को ये मेन डोमिनेटिंग फैक्टर बताते हैं और ये बोलते हैं कि एक यही तरीका है जिससे कि डेवलपमेंट उनका पॉसिबल है। फिर लास्ट जो अप्रोच है वो है जवाहरलाल नेहरू की इंटीग्रेशन की, एकीकरण की अप्रोच थ्योरी आती है। उसके अंदर ये कहते हैं कि हमें हमारी सोसाइटी, जो मेन हिंदू सोसाइटी है, उसमें इन्हें शामिल तो करना है, लेकिन उनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं खोनी चाहिए। उनकी खुद की जो आइडेंटिटी है वो बनी रहनी चाहिए। ये इनका कोर आइडिया था कि नेशन डेवलपमेंट में हमारी सारी सोसाइटीज़ जो जितने भी कल्चर हैं, वो आएँगे, पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनकी खुद की आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं खोनी चाहिए। ये इनका कोर आइडिया होता है। इंटीग्रेशन का मतलब है आप अपनी आइडेंटिटी और नेशन डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस बना के रखते हो। तो जो 2 एक्सट्रीम्स हैं, आइसोलेशन और एसिमिलेशन, मतलब अलगाववाद या आत्मसातीकरण, जो 2 एक्सट्रीम्स हैं, दोनों को ही ये रिजेक्ट करते हैं और उसके बीच का बैलेंस लेकर आते हैं इंटीग्रेशन। नेहरू का इंटीग्रेशन के अंदर पंचशील का कॉन्सेप्ट आता है, पंचशील की थ्योरी लेकर आते हैं, जिसके अंदर ये ट्राइबल डेवलप 1958 का ये इनका पंचशील का कॉन्सेप्ट आता है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, जिसके अंदर ये 5 बातें बोलते हैं। पहला ये है कि नो इम्पोजिशन, डेवलपमेंट अलोंग ओन जीनियस, मतलब उनके ऊपर थोपा नहीं जाए कोई भी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट वही हो जो कि उन्हें स्वीकार हो या उनके लिए जो सही हो,
उसी को हम डेवलपमेंट कहेंगे और उसी को हम उनके ऊपर उन्हें अपनाने को कहेंगे। उनके ऊपर कोई भी फोर्सफुल इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। दूसरा है रेस्पेक्ट ट्राइबल राइट्स ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट। तो जो ट्राइबल्स के लैंड एंड फॉरेस्ट राइट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें हमें रेस्पेक्ट करना होगा और वो उसी तरीके से बनाए जाएं जिस जो कि उनको ट्राइबल्स या ट्राइबल सोसाइटीज को स्वीकार हैं। सॉरी। फिर तीसरा जो है वो है ट्रेन ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लिमिट आउटसाइडर्स, जो कि हमने आइसोलेशन वाले में भी एल्विन जो कहते हैं कि बाहर के लोगों का जो इंटरफेरेंस है वो एकदम लिमिटेड होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सेम यहाँ पे नेहरू कहते हैं कि हम उनके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हीं को ट्रेन करें। बाहर के लोगों का कोई भी इंटरफेरेंस या इम्पोजिशन या फोर्सफुल इम्पोजिशन नहीं रखा जाएगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स ही ट्रेन होंगे जो कि उनको आगे मॉनिटर करें। चौथा है अवॉइड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क थ्रू ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस। ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस जो डेवलप किए जा रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए सिर्फ वही जो हैं वो उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बाकी बाहर जो हम अपना मॉडर्नाइजेशन का जो रैपिड चेंजेस का हम बात कर रहे हैं, उनको हम उनके ऊपर अलाउ नहीं करेंगे, उसको अवॉइड किया जाए। और फिर लास्ट जो है इनका पंचशील का 5वां पॉइंट, जज बाय ह्यूमन कैरेक्टर दैट इज डेवलप्ड, नॉट मनी स्पेंट और स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स ये डिफाइन नहीं करेगा या स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम जज नहीं करेंगे कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है। हम ये देखेंगे कि उनकी सोसाइटी के अंदर क्या वो मानते हैं कि किस तरीके जो डेवलपमेंट हुआ है वो उन्हें स्वीकार करते हैं। जैसे वहाँ का स्कूल है या जो मेडिकल फैसिलिटीज जो हमने उन्हें प्रोवाइड करी है, मतलब हमने प्रोवाइड करी है, मतलब उनकी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करी है, क्या वो उसको स्वीकार करते हैं? उसकी वजह से कितना चेंज आया है, हम उसको देखेंगे, ना कि ये देखें कि उनके ऊपर कितना खर्चा हुआ है या स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है। फिर धीरे-धीरे इसी चीज़ को लेकर एल्विन और नेहरू इनका नेफा का एक आइडियोलॉजी आता है जो कि 1954 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। नेफा जो है वो आसाम का एक हिस्सा था जिसको कि आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन था इंटीग्रेशन की जो अप्रोच थी या इंटीग्रेशन की जो थ्योरी थी उसका, जिसके अंदर हमने ये देखा उन्होंने कि ये जो एरिया है ये अ, उसके लिए प्रोटेक्टिव अप्रोच उन्होंने यूज़ करी कि इनके कल्चरल सेंसिटिव हैं या इनके जो राइट्स हैं वो उसी के बेसिस पे वो डिफाइन कर रहे हैं कि उस एरिया की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ट्राइब्स के जो अपने कल्चर हैं या उनके खुद के जो कस्टम्स हैं, बिलीफ्स हैं, उनको बचाते हुए उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया कि इसी तरीके की अप्रोचेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यही जो 5th बुक भी रही एल्विन की, फिलॉसफी फॉर नेफा, जो कि 1959 में इसका सेकंड एडिशन आया था और 1957 में फर्स्ट एडिशन आया था। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, एंड थैंक यू वेरी मच।